नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज ओणा स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, अपना जो सेशन चल रहा था वो पर्यावरण शिक्षा संबंधित चल रहा था और उसमें हम पर्यावरण से संबंधित, एनवायरनमेंट से संबंधित जो अपनी क्विज थी हम उनको कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पर अकाउंट पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं पंकज सर जीके के नाम से। यहाँ पर आपको सारे क्विज की, आपको आपके क्वेश्चंस की यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PNKJ10 लगा करके आप वहां पर पा सकते हैं पूरे 10% का डिस्काउंट। देखिए दोस्तों, आपको पल्स कोर्स खरीदने का क्या फायदा मिलेगा। एक ही सदस्यता में आपको सारे कोर्सेज हो जाएंगे। आप कोई भी अपने टीचर से पसंदीदा से पढ़ सकते हैं, उनसे सीधी बातचीत कर सकते हैं, आपके डाउट सेशन क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन वीडियो के अलावा आपको वीडियोस को ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे वीकली आपको क्विजेज मिलेंगी, आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ मिलेगा और आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, कल हमने बात की थी, कल मैंने पढ़ाया था कि भूकंप की जो तीव्रता है उसको नापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है हमारा सिस्मोग्राफ। कौन सा आ रहा है? सिस्मोग्राफ। देखिए, सिस्मोग्राफ मैंने कल बताया था कि जो भूकंप की जो तीव्रता नापते हैं वो नापते हैं रिएक्टर। किसमें नापते हैं? रिएक्टर में, जो होता है 0 से 9। कितना होता है? 0 से 9 के अंकों के अंदर सिस्मोग्राफ के द्वारा, यानी कि इसका जो आंसर होगा पहला वो क्या होगा? सिस्मोग्राफ। क्लियर दोस्तों? अगला अगला है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा है, मंगल पास में है, शुक्र ये भी पास में है, बुध लेकिन सबसे निकटतम बोल रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन आएगा इसके अंदर 4, बुध। सबसे पहले इसमें बुध आता है। देखिए दोस्तों, बुध के बाद में यहाँ पर शुक्र आता है, पृथ्वी आती है, मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार से हमारे ये टोटल 8 हैं। एक और हुआ करता था 9 ग्रह, जिसको हम कहते थे प्लूटो यम, जिसको कि एक सौर परिवार से इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। चलो दोस्तों, अगला अगला बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित से वाहनीय इंद्रियों में से कौन सा आजकल पर्यावरण का स्नेही? पर्यावरण का स्नेही का मतलब ये हुआ जो पर्यावरण जो हमारा है उसके लिए सबसे बेहतरीन हो। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने, पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस और चौथा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देखिए, अगर इसकी संपीड़ित प्राकृतिक गैस को मैं शॉर्टकट में बोलूं तो इसका फुल फॉर्म होता है, शॉर्टकट होता है CNG। और CNG की अगर यहाँ पर फुल फॉर्म बोली जाए तो वो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्लियर दोस्तों? देखिए, पर्यावरण जो प्रदूषण है वो इन कारणों से होता है, जो भी प्रकृति के अंदर, ठीक है, प्राकृतिक रूप से कोई भी ज्वलनशील गैस पाई जाती है, कोई भी ज्वलनशील गैस हो गई वो पाई गई, और अत्यधिक दबाव के कारण कोई भी गैस किसका रूप ले ली? तरल का। वो तरल ही किसमें परिवर्तित हो गई? CNG में। और आजकल CNG का प्रयोग किया जा रहा है। और आपको पता है दोस्तों, यह कोई भी रासायनिक संगठनों के बगैर काम करती है। क्लियर? और इसमें ही इनके इसके साथ की अगर दूसरी गैसों की बात करें, अगर इसमें ऑप्शन में ना हो तो क्या तो आपको मिलेगा मीथेन, क्या आपको मिलेगा यहाँ पर इथेन, क्या आपको यहाँ पर मिलेगा प्रोपेन। क्लियर दोस्तों? मीथेन, इथेन या प्रोपेन या CNG। यहाँ पर ऑप्शन में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र और इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपका आंसर सबसे पहले अगर आंसर की बात करूं तो आएगा जैव भू रासायनिक चक्र। कोई भी जीव है दोस्तों, कोई भी जीव के लिए, जीवन जीने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 4 तत्वों की। इन 4 तत्वों के अंदर जो आया, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लियर, उसके बाद में नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद में हाइड्रोजन। क्लियर? ये चारों तत्व हैं, वो जीवों से जीवों के अंदर क्या होते रहते हैं? वातावरण के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, यानी क्या होते रहते हैं? अपनी जगह बदलते रहते हैं। ठीक है? और पूरे के पूरे जीव मंडल के अंदर इसी प्रकार के चक्रों का एक दूसरे से बदलना ही पूरी तरह से कहलाता है भू रासायनिक चक्र। अगर ऑप्शन में यह ना हो तो आपके सामने मिलेगा दोस्तों, इसको ही पर्यावरण की भाषा में कहते हैं
पोषण चक्र। क्या कहते हैं? पोषण चक्र। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन, तो यानी कि इसका आंसर क्या हुआ? जैव भू रासायनिक चक्र। अगला देखिए, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन, देखिए नाम से प्रतीत है इंसुलिन। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर सेंगर। क्या नाम था? डॉक्टर सेंगर। ठीक है, डॉक्टर सेंगर ने 1953 के अंदर 1953 के अंदर सबसे पहले गाय में इंसुलिन के अणु की क्या की थी? इन्होंने रचना का पता लगाया था डॉक्टर सेंगर ने। चलो दोस्तों, और यह एक तरह का पॉलीपेप्टाइड होता है। पॉलीपेप्टाइड होता है इंसुलिन। क्लियर दोस्तों? और इसी के लिए, इसी रचना का पता करने के लिए 1958 के अंदर डॉक्टर सेंगर को मिला था नोबेल पुरस्कार। क्या मिला दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। क्लियर? ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ मानव इंसुलिन की अगर बात करें, मानव इंसुलिन, तो मानव इंसुलिन है वो 1965 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक वैज्ञानिक डॉक्टर सान, उन्होंने हमारा, अब देखिए, अब हमारे क्वेश्चन पर आता है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति, कि भाई इंसुलिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का काम करता है, वसा का फैट का काम करता है, विटामिन का काम करता है, या फिर प्रोटीन का। तो इसका आंसर अगर हम लेंगे तो दोस्तों ये काम करता है प्रोटीन का। किसका करता है? प्रोटीन, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड होता है। तो ठीक है, तो ये किसका काम करता है? प्रोटीन का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसके अंदर होता है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पौधों के अंदर पराग कणों में एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं हम निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। ठीक है, अब ये निषेचन की जो प्रक्रिया है, ये जो पराग कण, ये उपस्थित किस में होते हैं? तो ये उपस्थित होते हैं पराग कोश में। किस में उपस्थित होते हैं? पराग कोश में। क्लियर दोस्तों? और पराग कोश में होते हैं, और इनका जो विभाजन होता है, ठीक है, इनका जो विभाजन होता है वो होता है दोस्तों अर्धसूत्री। कैसा होता है? अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन पौधों में कहां पर होता है? तो वो होगा पराग कोश में। कहां होगा? पराग कोश में। ठीक है, अगर हम बात करें सभी जंतुओं के अंदर, किसमें बात करें? सभी जंतुओं में या फिर भूमि पर उगने वाले पौधों में, भूमि पर उगने वाले पौधों में, ठीक है, इनमें अंड कोशिकाएं व शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं। शुक्राणु कोशिकाएं व अंड कोशिकाएं होती हैं। ये ही कहलाता है निषेचन की प्रक्रिया, जो कि पौधों में कहां पर होगा? पराग कोश में। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए, आपके सामने ऑप्शन है। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करें, खाद्य श्रृंखला, जैविक समुदाय की खाद्य श्रृंखला की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले तो होगा उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक। फिर होगा शाकाहारी। क्या होगा? शाकाहारी। फिर होगा मांसाहारी। क्या होगा? मांसाहारी। और मांसाहारी बनने के बाद में अपघटक। क्या होंगे? अपघटक। और अपघटक के बाद में वो ही अवशिष्ट का क्या रूप ले। भाई, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, कोई भी घास वगैरह, पेड़ पौधे, अब उनको जो खाएंगे वो शाकाहारी ही किस में आते हैं? कल मैंने ये क्वेश्चन लिया था, आपको याद हो तो, वो आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक की बात कर रहा है तो दोस्तों इसके अंदर आंसर क्या होगा? शाकाहारी। क्या होगा? शाकाहारी। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। हमारे सामने ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। सिस्मोग्राफ का मैं बता चुका हूं। सिस्मोग्राफ तो किया जाता है भूकंप का दाब नापने के लिए, ठीक है, भूकंप का रिएक्टर पता करने के लिए। जबकि अगर हम वायु दाब की बात करें तो दोस्तों वायु दाब के लिए किया जाता है बैरोमीटर का। किसका किया जाता है? बैरोमीटर में क्या होता है? बैरोमीटर में होता है Hg। Hg का मतलब क्या हुआ? पारा। क्या होता है? पारा।
ये पारा नामक जो धातु होती है ये अत्यधिक दबाव में, ठीक है, अत्यधिक दबाव, यानी कि जब बैरोमीटर का पारा नीचे की तरफ जाता है, कैसे जाता है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल आंधी युक्त मौसम हो रहा है। कैसा संकेत होता है, आंधी युक्त। जबकि जैसे थर्मामीटर के लिए, तो थर्मामीटर आपने देखा होगा, थर्मामीटर के अंदर भी क्या होता है, इस प्रकार से थर्मामीटर होता है, और हमारा बुखार नापने के लिए यहाँ पे पारा होता है। जैसे ही उष्मा से, जैसे ही हमारे यहाँ पे कोई गर्म वस्तु जैसे उसको लगती है तो पारा क्या करता है, अपनी जगह चेंज करता है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है पारा फैलता है। अब पारा फैलने से क्या होगा, पारा फैलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये तापमान का संकेत दे रहा है, यानी तापमान बढ़ने का। तो ये शरीर का ताप बनाने के लिए, किसका, शरीर का तापमान, थर्मामीटर, ठीक है। और वायु दाब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। भूकंप के लिए किसका किया जाता है, सिस्मोग्राफ का। चलो एक और नीचे वो बता देता हूँ, हाइग्रोमीटर किसका किया जाता है, बताओ हाइग्रोमीटर किसका किया जाता है। अरे हाइग्रोमीटर किया जाता है जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल, वायुमंडल में वायुमंडल की आर्द्रता, नमी का पता लगाने के लिए। बताइए चारों ऑप्शन अपने क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। और इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हुआ, बैरोमीटर। क्या आंसर हुआ, बैरोमीटर। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए बीटी कपास है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा बीटी कपास। आज इसी को क्लियर कर लेते हैं, बीटी कपास को। क्वेश्चन आ रहा है बीटी कपास, ठीक है। बीटी कपास का मतलब हुआ ट्रांसजेनिक युक्त पौधा, ट्रांसजेनिक युक्त पौधा। देखिए बीटी कपास के इस पौधे के अंदर होता है बैसिलस थूरीजिनसिस नाम का एक होता है जीवाणु। ये जीवाणु क्या करता है कि कपास में सबसे ज्यादा दोस्तों लगते हैं कीट, कीट। तो ये जीवाणु कीटनाशक का काम करता ऑलरेडी, यानी कि यहाँ पर कीट वगैरह क्या होते हैं, बिल्कुल पास में नहीं आते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बीटी कपास। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक युक्त पौधा है। क्लियर दोस्तों। ऑप्शन संकर पौधा प्राकृतिक, तो पहला ही ऑप्शन आएगा, एक ट्रांसजेनिक युक्त पौधा आ गया ना अपना, क्लियर किया इसके अंदर। क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है, इस बैसिलस थूरीजिनेसिस जो होता है, ये जीवाणु होता है, इसके अंदर एक क्षमता होती है कीटनाशकों को खत्म करने की, ठीक है, को खत्म करने की होती है, सॉरी, कीटों को खत्म करने की एक ऑलरेडी नेचुरल कीटनाशक होता है। क्लियर। अगला, निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री का मतलब ये हुआ कोई भी फली, उस फली के अंदर मिलने वाले बीज। केला एक पत्री, बांस एक पत्री, गन्ना एक पत्री। लेकिन सरसों, सरसों आपने देखा होगा, सरसों की जो फली होती है कुछ इस प्रकार से होती है, और यहाँ पर उसके बीज होते हैं, तो यानी कैसा हो गया, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री की अगर उदाहरणों की बात करें, जैसे कि अपन बात करें मटर, ये भी द्विबीजपत्री। बात करें चना, द्विबीजपत्री। अरहर, ये भी क्या होगी, द्विबीजपत्री, ठीक है। और अपना ये आंसर सरसों, ये भी कैसा हो गया, द्विबीजपत्री, ठीक है। यानी कि बात ये हो गया, द्विबीजपत्री का मतलब क्या हुआ, दो पत्ती वाले दल। क्या मतलब हुआ, दो पत्ती वाले दल, उसका मतलब क्या हो गया, द्विबीजपत्री। ठीक है। मटर, चना, अरहर और सरसों, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा अपना, सरसों। क्लियर दोस्तों। अगला, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जल का अधिग्रहण किसके द्वारा। क्लियर दोस्तों। जल का जो अधिग्रहण होता है वो होता है जाइलम। किसके द्वारा होता है, जाइलम। कैसे, पौधों की जो मिट्टी, पौधों में जो मिट्टी होती है नीचे जड़ों के अंदर, उसमें जल का अवशोषण, जल का क्या, अवशोषण। भाई अवशोषण का ही दूसरा नाम क्या दे रखा अपने, अधिग्रहण। भाई कोई भी पौधा है, पौधों के नीचे क्या हो गई, जड़ें। अब इसमें जल डाला, अब जल का जो अवशोषण होगा, ठीक है, वो यहां पर जो पाया जाता है वो होता है जाइलम। किसके द्वारा होगा, जाइलम। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, जाइलम। क्लियर दोस्तों। अगला, जाइलम नामक क्या होता है, उत्तक होता है, उसके द्वारा। अगला आंसर देखिए, वायुमंडल में 99% 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखिए चार ऑप्शन आपके आप सामने दे रखे हैं,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑर्गन व ओजोन। हमारे सामने सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे सामने जो भाई आपको पता है वायुमंडल में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं। सर्वाधिक जो गैस है बताओ वो कौन सी है? अरे जाहिर सी बात है, सर्वाधिक गैस होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन भी लगभग एनसीईआरटी कहती है 78%। ठीक है दोस्तों। और दूसरी वो है ऑक्सीजन, वो कितनी है? 21। 78 और 21 कितना हो गया? 99%। देखिए ऑप्शन में कहीं ऑक्सीजन, ये रहा ऑप्शन, देखो पहला ही ऑप्शन मिल गया ना भाई। हमने बोला अपना क्वेश्चन क्या था, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार, तो किन दो गैसों का? जब नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, 99 क्वेश्चन पूछ रहा है, वही आपका आपके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छपा हुआ है। देखिए पहला ही आ गया ऑक्सीजन में नाइट्रोजन। वेरी गुड, क्लियर। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्य रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? शुष्क, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, अत्यधिक जल होता है, लवण सांद्रता अधिक होती है, मिट्टी कठोर होती है। कठोर मिट्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है, जल अधिक, काली मिट्टी रहेगी तो जल अधिक होगा, वो आ ही नहीं रही। शुष्क मिट्टी की बात कर रहा है। प्रकाश पर्याप्त मिट्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए सबसे ज्यादा मिट्टी से जो पौधा लेगा वो क्या लेगा? खनिज लवण। क्या लेगा? खनिज। अब खनिज लवण की बात करा भाई, खनिज लवण लेता है तो शुष्क मिट्टी के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा लवण सांद्रता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा लवण सांद्रता कौन सी मिट्टी में? शुष्क मिट्टी में। तो इसकी एक मुख्य रूप से विशेषता क्या हो गई कि लवण सांद्रता अधिक। तो इसका आंसर क्या हुआ अपना? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। क्लियर दोस्तों? आगे चलो देखिए अगला आ रहा है चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? कैसे बदलेंगे? ऑप्शन पर परागण द्वारा, बीज प्रकीर्णन द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर। देखिए रोग फैलाकर का तो कोई यहाँ पर बैठा नहीं। पर परागण, ऐसा कोई परागण क्रिया, कोई फूल वगैरह तो है नहीं जो उनके चिपक करके इधर चले जाएंगे, नहीं साहब। बीज प्रकीर्णन वो भी नहीं हो रहा। चुनकर चरना, देखिए क्या करेंगे, कोई भी जानवर है उस वनस्पति को यहाँ से खाया, ये यहाँ से हो गई खत्म, इसकी जगह कोई दूसरी वनस्पति उग जाएगी, बोलो गई। तो अब ये दूसरी उग गई तो देखिए बताइए वनस्पति को बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल देगा। क्लियर। अब जो यहाँ पे दूसरी जगह जाकर के खाएंगे, यहाँ पे ये वनस्पति खत्म हो गई, कोई दूसरी उग जाएगी। यहाँ से पहले खत्म कर दी, दूसरी उग गई, यहाँ पे खाएंगे वो दूसरी उग गई, आगे जाएंगे कोई तीसरी उग गई, आगे जाएंगे कोई चौथी उग गई। तो बताइए वनस्पति को बदल रहे कि नहीं? यानी चर चर के तो बदल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या? चुनकर चरना। हर एक चीज को क्या करते हैं? चुनकर खाते हैं, इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना। क्लियर दोस्तों? आगे वायुमंडल की सबसे निचली परत। अरे वाह, कल ही अपन ने ये क्वेश्चन लिया था। देखिए वायुमंडल की हमने परतों की बात की थी। सबसे पहले परत आई थी क्षोभ मंडल। कौन सी परत आई थी? वेरी गुड, क्षोभ मंडल। अगली आई थी समताप मंडल। समताप में ऊपर बताया था हमने, याद हो तो, ओजोन परत, उसके बाद में मध्य मंडल बताया था, आयन मंडल, उसके बाद में बाह्य मंडल। तो सबसे निचली परत का नाम क्या हो गया? क्षोभ मंडल। आ गया 2 नंबर पर समताप। समताप के जस्ट ऊपर है, समताप को दूसरा कह सकते हैं ओजोन मंडल। क्लियर। अगला कौन सा आती है? आयन मंडल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? क्षोभ मंडल। कौन सा हो गया? क्षोभ मंडल। अब देखिए एक और मैं बता दें क्षोभ मंडल के अंदर ही आपको, जो क्षोभ मंडल होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है? 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, जो विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग होती है 18 किलोमीटर। देखिए मैं इधर लिख देता हूं, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। क्लियर। और ध्रुवों पर कितनी होती है? 8। इसलिए मैंने 8 से 18 बताया। क्लियर। और ये होने की वजह से ही, 8 से 18 होने की वजह से ही क्षोभ मंडल में दोस्तों सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। सारी मौसमी घटनाएं नीचे बताया हमने, समताप जहां पे तापमान समान रहे, वायुमंडल के, यानी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि वायुयान उड़ाने की उचित दशा किसमें पाई जाती है? समताप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? समताप में। जबकि मौसमी घटनाएं सारी किसमें होगी? क्षोभ मंडल के अंदर। सारी, कोई भी आंधी आ गया, कोई भी तूफान आ गया, कोई भी वर्षा आ गई, सारी ये मौसम की घटनाएं होती हैं, सब किसमें होती है? क्षोभ मंडल। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। क्लियर दोस्तों? अगला निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? 4 ऑप्शन।
चूना पत्थर, बेसाल्ट, स्लेट, ग्रेनाइट। कल ग्रेनाइट की बात की थी, चूना पत्थर की बात की थी, बेसाल्ट की बात की थी, स्लेट की बात की थी। देखिए इसका जो आंसर आता है, देखिए आग्नेय चट्टान। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपके दिमाग से एक चीज, ध्यान दीजिएगा। आग्नेय चट्टान की बात कर रहा हूं। आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण हुआ है, सबसे पहले तो ये समझिए, ये निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से। किससे हुआ है? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से। भाई ज्वालामुखी, इससे निकला लावा, और लावा जम करके जो परतदार रूप में, ठीक है, जम गया। अब साहब जमने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये जो जमी और ये चट्टानें जो बनी, उन्हीं को क्या कहा है? आग्नेय चट्टान। और दोस्तों इस आग्नेय चट्टान के अंदर खनिज पदार्थों की, किसकी अधिकता होती है? खनिज पदार्थों की। खनिज पदार्थों की क्या होती है? अधिकता होती है, ठीक है। और इस चट्टान के जो उदाहरण है वो हैं ग्रेनाइट, ठीक है, बेसाल्ट, ठीक है, पैगमेटाइट, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों आपके सामने? बेसाल्ट। क्या आंसर हो गया? क्लियर? आगे चलो देखिए, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? कौन सी परत की बात कर रहा हूं मैं? ओजोन। अरे अभी तो समझाया था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और ऊपर कौन सा आ गया? ओजोन। क्या आ गया? ओजोन, यानी समताप। समताप। अरे समताप का नाम नहीं है, अरे इंग्लिश में ही कहते हैं समताप को। क्या कहते हैं? समताप। अब इनमें से क्या कहते हैं? देखिए स्पेलिंग है इसकी STRATO। स्ट्रेटो और स्पेयर SPHERE। स्पेयर का मतलब होता है परत। क्या मतलब होता है? परत, ठीक है। स्ट्रेटो स्पेयर, पहला ही ऑप्शन आ गया। क्लियर? अगले चलते देखिए, किस नदी में प्रदूषण के स्तर की, किसी नदी के प्रदूषण के स्तर की माप। भाई किसी नदी के अंदर जो प्रदूषण कितना है उसकी माप किस स्तर पर की जाती है? STP, ATP, BOD, W। देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूं, वो है BOD। BOD की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए दोस्तों, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। इससे किसी भी नदी के किसकी जांच की जाती है दोस्तों? प्रदूषण की। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भारत के अंदर चार ऑप्शन, आर्द्रता, नमी होती है, तापमान है, पवन है, वृष्टि। वृष्टि यानी इसका मतलब क्या होता है? वर्षा। जो हमारा भारत है, इस भारत के अंदर कहीं भी समान वर्षा नहीं होती। अगर हम बात करें निचले क्षेत्रों की, हम बात करें भारत के इन समुद्र तटीय इलाकों की, तो यहाँ पर भी दोस्तों वर्षा का जो स्तर है कभी समान नहीं होता है, ठीक है। क्लियर? अगर हम बात करें भारत के पश्चिमी क्षेत्र की, पूर्वी क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी वर्षा का स्तर समान नहीं होता है। यानी कि वृष्टि का मतलब क्या हुआ? वर्षा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत दो कटिबंध, उष्ण व शीतोष्ण, भाई उष्ण व शीतोष्ण दोनों कटिबंधों के मध्य का क्या है? भाग। क्लियर? ना ज्यादा वर्षा ना तो कम वर्षा। क्लियर? तो इसलिए वृष्टि सबसे, और आपको पता है कि भाई जल ही चाहिए अपन को कृषि करने के लिए। क्लियर? अगला देखिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? देखिए इन परतों से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे एग्जामों के अंदर आए हुए। हमने परतों की बात की, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। फिर उसके ऊपर अगर बात करें तो यह आ जाता है आपका ओजोन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। क्लियर? और
बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल इसमें ऑप्शन में है नहीं है, तो अब बाह्य के जस्ट नीचे कौन सा आएगा, मध्य मंडल। सबसे ठंडी परत होती है दोस्तों मध्य मंडल। इसका जो तापमान है वो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ठंडी परत कौन सी होगी इसके अंदर, मध्य मंडल। क्लियर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेंगे अपन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑर्गन और मेथेन। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में क्या होती हैं, सहायक। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में जो सहायक होती है वो सारी की सारी गैसें कौन कौन सी, मैं लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैथेन का क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, CH4। वेरी गुड। अगला आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्लियर। नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। पता है ओजोन का ह्रास, आपने बताया रेफ्रिजरेटर में, AC में, कल मैंने बताया था ना कि ओजोन परत का ह्रास कर रहा है ये। क्लियर। तो ये आ जाती है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी, मैथेन, CO2, N2O और CFC। यानी कि मैथेन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, और कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिएगा इसके अंदर ऑप्शन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन का नाम आया नहीं आया, सल्फर टाइप नहीं आया, ऑर्गन नहीं, मैथेन ये ऑप्शन आ गया। तो ये तापमान बढ़ाने में एक तरह का ग्रीन हाउस। क्लियर। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। देखिए, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियन वामयोत्तर पर खींची जाती है। भाई ये ग्लोब के अंदर बिल्कुल बीचों बीच आपको पता होना चाहिए, ये काल्पनिक रेखा है, इसे हम GST, IST तो इंडियन हो गया ना, GST ग्लोबल, ये ग्लोबल टाइम, यानी कि हम कह सकते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्लियर दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। देखिएगा, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये जो टेलीग्राम अकाउंट है आप इसमें जुड़ सकते हैं। ये मेरा चैनल है खुद का, PANKAJ सर GK। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।